हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम लोग विजन आईएएस की मंथली मैगजीन कवर करने वाले हैं, जुलाई के मंथ की। ठीक है, इससे पहले हम लोग जून की मैगजीन भी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन केस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको जून की मैगजीन की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा पूरा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के कुछ टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे कि डिजिटल कॉलोनियलिज्म से लेके हम लोगों ने पीआरआई फाइनेंसेस तक कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, इन केस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से लेके न्यूज़ इन शॉर्ट, बेसिकली जितने टॉपिक्स हमारे रह गए थे वो हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे डे 2 ऑफ आवर 30 डेज चैलेंज। जिनको नहीं है पता, मैं फटाफट बता देती हूँ। तो इन 30 डेज में आप लोगों को डेली रात में 9 बजे विजन आईएएस की सीरीज से वीडियो मिल जाएगी डेली। ठीक है, और आप लोगों का ये काम है कि डेली आप एक टाइम स्लॉट फिक्स कर लो और विजन आईएएस की सीरीज को थरली फॉलो करो। ये आप लोगों को लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, प्री के लिए नहीं बल्कि मेंस के लिए भी। ठीक है, और मेरा ये एम है इन 30 डेज में मैं इस चैनल पे 20K सब्सक्राइबर्स एंड 10K एवरेज व्यूज़ जनरेट कर लूँ, और इस चीज़ में आप लोग मेरी हेल्प करोगे। और आई प्रॉमिस मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक के साथ, जो कि है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक के साथ, जो कि आपका इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। अब इस पूरे मैटर को ना आप लोग बहुत ध्यान से समझना। तो अब हुआ क्या, आपको पता है इंडिया एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री है यानी कि कई सारे स्टेट्स हैं हमारे यहाँ। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, सिमिलरली आपके 28 स्टेट्स हैं, राइट। तो अब होता क्या है ना, कई बार हमने ये देखा कि कोई एक रिवर है जो किसी स्टेट से ओरिजिनेट होती है। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई रिवर है आपकी जो हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अब वो हिमाचल प्रदेश में बहती है, फिर वो आपका पंजाब में बहती है, फिर राजस्थान में आ जाती है। सिमिलरली कोई भी रिवर आपका किसी एक ही स्टेट में फ्लो नहीं करती है, बल्कि वो मल्टीपल स्टेट्स में फ्लो करती हुई जाती है। ठीक है, अब यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कोई एक नदी आपकी एक से ज़्यादा स्टेट्स में अगर बहती है तो कौन सी स्टेट उस रिवर का पानी कितना इस्तेमाल कर सकता है और किन किन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकता है, समझ में आ रहा है। अब जैसे एक कोई रिवर है वो 3 स्टेट्स में बहती है। अब जिस स्टेट से ओरिजिनेट हो रही है, अगर वही स्टेट सारा रिवर का पानी इस्तेमाल कर लेगा, समझ में आ रहा है, तो बाकी के जो 2 स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में तो वो रिवर बहेगी ही नहीं। सिमिलरली मान लो कोई एक रिवर है जो 3 स्टेट्स में बह रही है, तो अब यहाँ मुद्दा ये है कि कौन सा स्टेट उसका पानी कितना इस्तेमाल करेगा, समझ में आ रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, यानी कि एक से ज़्यादा स्टेट में जब रिवर के पानी को लेके कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, और ये डिस्प्यूट हमें टाइम टू टाइम हर एक स्टेट में देखने को मिल रहे हैं, ये मैं आपको समझाऊंगी आगे। तो ये जो मुद्दा है ना आपका, ये इशू बहुत बड़ा इशू है, और इस इशू को पहली बार एक्नॉलेज किया गया था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, कि ऐसा हो सकता है फ्यूचर में नदियों को लेके जो आपस में स्टेट्स हैं वो लड़ने लग जाएंगे कि कौन सा स्टेट कितना पानी जो है इस्तेमाल करेगा, समझ में आ रहा है। फिर इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल नंबर 262। ठीक है, अब इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये आर्टिकल कहता है कि कोई भी अगर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है ना, तो वो जो मुद्दा है ना, उस मुद्दे पे पार्लियामेंट है जो कानून बनाएगी, समझ में आ गया। क्या करेगी पार्लियामेंट, कानून बनाएगी। आप उस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते हो, बल्कि उस मुद्दे को पार्लियामेंट सॉल्व करेगी। अब अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर ये ऐसा नहीं होता ना, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के भरोसे रहते तो होता क्या ना, सुप्रीम कोर्ट में सारे यही केसेस आ जाते, क्योंकि रिवर के पानी को लेकर डिस्प्यूट ऑलमोस्ट हर एक स्टेट्स के बीच में चल रहा है इंडिया में। ठीक है, तो ये जो मुद्दा है ना, कोई नया मुद्दा नहीं है, बहुत पुराना है, और उस टाइम हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स रहे उनको भी ये चीज़ पता लग गई, तो इस वजह से उन्होंने ये आर्टिकल डाला। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कोई भी अगर रिवर डिस्प्यूट है किसी भी स्टेट्स के बीच में, तो वो मैटर पार्लियामेंट सॉल्व करेगा, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे। ठीक है, नाउ अब इस पावर का फायदा उठाया पार्लियामेंट ने और 2 एक्ट पार्लियामेंट लेके आया। पहला है द रिवर बोर्ड एक्ट 1956, दूसरा है आपका इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956। अब इनके अकॉर्डिंग क्या है, जब भी कोई ऐसा मुद्दा होगा डिस्प्यूट को रिलेटेड, तो पार्लियामेंट उस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए एक ट्राइब्यूनल सेट करेगी। क्या सेट करेगी, एक ट्राइब्यूनल। जैसे कि ट्राइब्यूनल जिनको नहीं है पता, मैं बता देती हूँ, एक कोर्ट तरीके का मान लो, लेकिन ये स्पेशल कोर्ट है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी मुद्दे पर सुनवाई करेगी और किसी मुद्दे पर नहीं। और अगर इसका काम खत्म हो गया, जजमेंट आ गई फाइनल, तो इसको फिर हटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो पूरा ये आर्टिकल है ये इस चीज़ के ऊपर है। 2 रिवर्स हैं आपकी, एक है रवि और एक है बीस रिवर। ठीक है, ये दोनों ही आपकी हिमाचल प्रदेश से फ्लो करती हैं, पंजाब में फ्लो करती हुई आती हैं और फिर जाके आपका पाकिस्तान में चली जाती हैं। ठीक है, तो अब ये जो रिवर है रवि रिवर की पहले बात करते हैं। तो ये रिवर आपका हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट हुई, हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होने के बाद पंजाब में एंटर करती है, पंजाब में एंटर करने के बाद पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है,
कोई इशू नहीं है, सब बढ़िया है। सिमिलरली आपकी जो 20 रिवर है वो भी पंजाब में एंटर करती है एंड पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। तो अब सब कुछ सही चल रहा था टिल आपका 1950 से लेकर 1960s के बीच में, ठीक है। इस टाइम पीरियड में जो पंजाब से हरियाणा है ना वो अलग हो गया, समझ में आ रहा है। तो हरियाणा अब एक अलग स्टेट है, पंजाब एक अलग स्टेट है, और ये जो आपकी रिवर है ये हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट हुई, पंजाब में आती थी और पाकिस्तान चली जाती थी, ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब हरियाणा अलग हो गया ना पंजाब से, तो अब इस चीज़ को लेकर डिस्प्यूट हो गया कि ये पानी अब हम भी इस्तेमाल करेंगे, ऐसा हरियाणा का कहना था, ठीक है। पंजाब वालों ने साफ मना कर दिया कि हम पानी आपको नहीं देंगे। तो ये पूरा मैटर है, और इस मैटर को सॉल्व करने के लिए ये जो ट्राइब्यूनल है ये सेटअप किया गया आपका रावी एंड बीस वाटर ट्राइब्यूनल फॉर्म्ड इन 1986। ये 1986 में आपका फॉर्म हुआ, और तब से इस मुद्दे पे आज तक कोई जजमेंट ऐसा आया नहीं है। और अभी क्या किया गया, इस ट्राइब्यूनल को ना 1 साल का और टाइम दिया गया है कि आप इस वाटर शेयरिंग के इशू को सॉल्व करो। अब आप बोलोगे दी हमें पंजाब और हरियाणा तो समझ में आ गया, राजस्थान कहाँ से आया इस पिक्चर में? तो राजस्थान में दोनों नदियाँ नहीं बहती हैं, लेकिन आपको पता है राजस्थान पूरा डेजर्ट वाला एरिया है, पूरा सूखा पड़ा रहता है। तो इस वजह से जब आपका हरियाणा पंजाब से अलग नहीं हुआ था ना, उस टाइम ये बात तय हुई थी कि जो भी इन रिवर्स का पानी है ना वो एक कैनाल के थ्रू राजस्थान में भी भेजा जाएगा, ताकि राजस्थान को भी पानी सप्लाई जो है मिल सके। तो इस वजह से राजस्थान भी इस पिक्चर में है। क्लियर है ये चीज़? तो अब इस मैटर को सॉल्व करने के लिए इस ट्राइब्यूनल को बनाया गया, और जैसे इस ट्राइब्यूनल का काम खत्म हो जाएगा, ये लोग जजमेंट दे देंगे, तो ये ट्राइब्यूनल आपकी खत्म हो जाएगी। क्लियर है ये चीज़? स्पेसिफिक काम के लिए ही ट्राइब्यूनल्स को सेटअप किया जाता है, ठीक है। अब ये इधर आ जाओ, तो ये मुद्दा पूरा हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने ये हाईलाइट कर रखा है। क्यों हाईलाइट कर रखा है मैंने? तो सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ ध्यान रखना, यूपीएससी जैसे यहाँ पे 2 रिवर्स का जिक्र हुआ है, एक है रावी रिवर, एक है बीस रिवर। आप ना इन दोनों का नाम डाल के आगे सिर्फ यूपीएससी प्री डाल देना, आपको मिल जाएगा रिजल्ट कि इससे पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं, और इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा रिवर सिस्टम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको इसके बारे में हम खैर नीचे डिस्कस करेंगे इनके बारे में, पर फिलहाल इधर आते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है आपका पोलावरम प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्या किया जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के बीच का इशू नहीं है, बल्कि ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं जिनके आपस में भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है रिवर के पानी को लेके। जैसे कावेरी रिवर है आपका, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कृष्णा रिवर को लेके महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इनके बीच में चल रहा है। नर्मदा रिवर को लेके गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान इनके बीच में चल रहा है। तो हर जगह आपका एक ही प्रॉब्लम है कि कौन कितना पानी लेगा और किस बेस पे ये चीज़ जो है डिसाइड की जाएगी, और इन मैटर्स को सॉल्व करने के लिए ट्राइब्यूनल्स बनाए जाएंगे, ठीक है। नाउ अब ये जो प्रोजेक्ट है ना आपका, इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, एक डैम बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश में गोदावरी रिवर पे। बस ये 2 पॉइंट आपने जान लेना है कि ये क्या करेगा, ये एक डैम बनाएगा आंध्र प्रदेश में गोदावरी रिवर पे, क्योंकि ये प्री का क्वेश्चन बन जाएगा, समझ में आ गया। तो ये बनाया जाएगा, लेकिन अब तेलंगाना को लग रहा है कि अगर ये डैम बनेगा तो जो पानी उनके यहाँ पे आ रहा है, उनके रीजन में आ रहा है, वो पानी हो सकता है इफेक्ट हो सकता है, उनके यहाँ पे पानी ना आए गोदावरी रिवर का। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इस चीज़ को स्टडी करने के लिए एक हाई लेवल टेक्निकल कमेटी जो है बनाई गई है, ताकि वो इस प्रोजेक्ट को स्टडी करे और देखे कि अगर ये डैम बनता है तो क्या तेलंगाना में तो किसी तरीके का इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। सिमिलरली इसी तरीके का हमें डिस्प्यूट जो उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ के बीच में भी देखने को मिलता है महानदी रिवर को लेके। तो ये जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है ना, ये आज से ही नहीं चलता आ रहा है, बल्कि ये जो है ना हिस्टोरिकली अगर मैं आपसे बात बोलूँ आपको, तो ये ब्रिटिशर्स के टाइम से ही चलता आ रहा है। जैसे कावेरी रिवर का डिस्प्यूट है, ये आपका ब्रिटिशर्स के टाइम से चलता आ रहा है, और आज तक भी इसको लेके कोई वो नहीं है, समझ में आ गया, मतलब कोई एक प्रॉपर रूल नहीं है इस चीज़ को लेके भी। तो ये है आपका पूरा वो सिनेरियो। फिर आपका रीज़न फॉर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। अब ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से हमें डिस्प्यूट्स जो है रिवर के पानी को लेके देखने को मिलते हैं। देखो ध्यान से सुनो, एक रिवर है, वो एक रिवर एक स्टेट से बह रही है, 2, 3 कितने भी स्टेट्स को जा रही है, तो हम आपस में सलाह मशवरा करके भी तो इस मुद्दे को सॉल्व कर सकते हैं ना, कि ऐसा कर सकते हैं हम, इतना पानी निकल रहा है, हम इतना इस्तेमाल करेंगे, आप इतना इस्तेमाल करना, आप इतना इस्तेमाल करना। लेकिन हमें ये डिस्प्यूट देखने को मिल क्यों रहे हैं? तो सबसे पहला रीज़न तो है आपका जोग्राफिकल फैक्टर्स, यानी कि होता क्या है ना, जब कोई एक रिवर है आपका, मान लो वो यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद मल्टीपल स्टेट्स में वो बह के जा रहा है, तो बाकी यहाँ जैसे मान लो ये एक स्टेट है, ये दूसरा स्टेट हो गया, ये तीसरा स्टेट हो गया, तो ये जो बाकी के 2 स्टेट्स है ना, इनको ऐसा लगता है क्योंकि इस रिवर का पानी यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है तो इनके पास ज़्यादा कंट्रोल है, ये हम लोगों को कम पानी सप्लाई कर रहे हैं। अब इसको ऐसा लगता है इसके लिए और इसको ऐसा लगता है इसके लिए, समझ में आ रहा है कि ये पानी जो है हमारे पास ये ऊपर से बहता आ रहा है, तो हो सकता है ये दोनों स्टेट्स जो है ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, मेरे पास पानी कम पहुँच रहा है। तो इस
इस चक्कर में काफ़ी डिस्प्यूट हमें देखने को मिलते हैं। फिर आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, तो देखो इंडिपेंडेंस के बाद कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं कि उनको डिवाइड किया गया, किसी को लिंग्विस्टिक बेसिस पे कर दिया गया, किसी को पॉलिटिकल बेसिस पे कर दिया गया। अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए स्टेट को किस कमीशन ने स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया था, उस कमीशन का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। किस कमीशन ने स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया था, बांटा था, उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए अगर आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ा है तो। ये आप लोगों का एक तरीके से टेस्ट टाइप है, ठीक है। तो ये हो गया, अब स्टेट्स को डिवाइड किया गया लिंग्विस्टिक बेसिस पे, पॉलिटिकल बेसिस पे। तो इस चक्कर में ना हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है कि रिवर्स को भी डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, हरियाणा आपका पंजाब से अलग हुआ, पर दोनों के बीच का जो ये रावी रिवर और जो ब्यास रिवर है, इनको लेके जो मुद्दा है ये आज तक चलता आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस मुद्दे को आज तक रिजॉल्व नहीं किया गया है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है जिस वजह से हमें इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट देखने को मिलता है। फिर आपका इंक्रीजिंग डिमांड, अब आपको पता है इंडिया में पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, एग्रीकल्चर एक्सपैंड हो रहा है, आपका अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, तो इन सबको ही पानी की नीड है, सबको ही चाहिए पानी, समझ में आ गया। तो सप्लाई हमारे पास लिमिटेड है, एक ही रिवर का पानी है जो फ्लो करते हुए आ रहा है, लेकिन अब इसी स्टेट में पहले इतने एरिया में एग्रीकल्चर होती थी, अब इतने एरिया में खेती हो रही है, तो पानी तो ज़्यादा चाहिए ना। या फिर इस स्टेट में पहले इतनी इंडस्ट्रीज थी, अब इतनी बन रही है, तो इनको भी पानी तो ज़्यादा चाहिए ना, समझ में आ रहा है। तो हमारे पास डिमांड इंक्रीज हो रही है लेकिन सप्लाई हमारे पास लिमिटेड ही है। फिर है आपके पास डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे कोई स्टेट है वो अपने एरिया में बड़े डैम्स बना रहा है, कैनाल्स बना रहा है या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना रहा है। तो जैसे ये वाला स्टेट है, मान लो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेट है ना, ये अपने एरिया में डैम बना रहा है, ठीक है, या कैनाल या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहा है। तो अब बाकी जो नीचे वाला स्टेट होगा ना, भले ही इसने पानी उतना ही इस्तेमाल किया हो जितना पहले करता था, पर इनको ये चिंता हो जाती है कि अरे यहाँ पे तो डैम बन रहा है, यहाँ तो ये काम हो रहा है, तो हो सकता है मेरे स्टेट में पानी इस बार कम आएगा, समझ में आ रहा है। तो इसके चलते भी हमें डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। अब होता क्या है ना, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये स्टेट जो थोड़ा तरक्की करने जा रहा था, कैनाल डैम वगैरह बनाने जा रहा था, अब डिस्प्यूट के चलते इनका वो डैम का काम भी रुक जाएगा। तो ये देखने को मिलता है हमें। जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं, आपका नर्मदा प्रोजेक्ट है वो अभी भी रुका हुआ है, कावेरी रिवर बेसिन है वो अभी भी रुका हुआ है, क्योंकि स्टेट्स के बीच में लड़ाई जो है चलती जा रही है। फिर है आपका फ्रेगमेंटेड वाटर गवर्नेंस अप्रोच। तो सबसे पहले तो यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट आपका एक स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं ला पा रही है जो इन डिस्प्यूट को टाइम रहते ही रिजॉल्व कर सके, समझ में आ रहा है। आपके ट्राइब्यूनल्स बन जाते हैं, जैसे कि इसी का एग्जाम्पल ले लो, 1986 से बन रहा है, आज 2025 है, पर अभी तक हमें फाइनल जजमेंट नहीं पता है इनका, समझ में आ रहा है। फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट, अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, हर स्टेट का अपना अपना इंटरेस्ट है, वो अपना अपना इंटरेस्ट देख के अपना अपना स्टैंड लेते हैं, कोऑर्डिनेशन उनका वीक हो जाता है। जैसे मैंने आपको इन तीनों का बताया, तो ये तीनों आपस में सलाह मशवरा करके मैटर सॉल्व नहीं कर पाते, इनका अलग स्टैंड है, उनका अलग स्टैंड है, उनका अलग मुद्दा चलता आ रहा है, समझ में आ रहा है। फिर है आपके पास अनसाइंटिफिक अप्रोच। तो रिवर को लेके ना एक इंटीग्रेटेड बेसिन सिस्टम नहीं है उसको मैनेज करने के लिए, कि रिवर का पानी है एक जगह पे एक बेसिन पे आ रहा है, फिर वो मल्टीपल स्टेट्स में डिवाइड हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है रिवर के पानी को लेके। तो ये इसीलिए आज तक जो है टुकड़ों में ही बटा हुआ है और इसीलिए सारे मुद्दे जो है खड़े हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर डेटा। नाउ अब रिवर का फ्लो, वॉल्यूम, रेनफॉल डेटा, ये सारी चीज़ें जो है यूनिफॉर्म नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब एक चीज़ देखो, मैं आपको जो बोल रही हूँ, जैसे मान लो इस स्टेट से ही हमारे पास मल्टीपल रिवर्स जो है बहती है, एक रिवर इधर चली गई, एक रिवर इधर चली गई, एक रिवर उधर चली गई, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों ही रिवर के पानी को ना एक बेसिन में मैंने कलेक्ट कर लिया। रुक जाओ, अब ये 3 रिवर है, मैंने इसके फ्लो को इधर ले आई, इसके फ्लो को मैं इधर ले आई, इसके फ्लो को मैं इधर ले आई, फॉर एग्जाम्पल। तो और ये जो एक ये रिवर थी इसको भी इधर ले, इधर मैंने एक बेसिन बना लिया। अब यहाँ से मैं नीचे जितने भी स्टेट्स हैं ना उनको पानी में सप्लाई करूंगी यूनिफॉर्मली, आप इतना लो, 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 इस तरीके से, समझ में आ गया। तो ये काम मैं कब कर सकती हूँ, जब मुझे एग्जैक्टली पता हो रिवर का फ्लो कहाँ पर है, रिवर का वॉल्यूम कितना है, डेटा कितना है, मतलब सारा डेटा मेरे पास अगर होगा तभी मैं ये चीज़ें कर पाऊंगी, राइट। लेकिन ये डेटा अवेलेबल नहीं है, ये डेटा ट्रांसपेरेंट नहीं है, हर स्टेट अपने हिसाब से डेटा प्रोजेक्ट करता है जो दूसरे स्टेट को थोड़ा बहुत डाउटफुल लगता है, फिर उस चीज़ को लेकर अलग मुद्दा चलता आ रहा है। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है ये चीज़ बनता जा रहा है और लड़ाई यहाँ पे होती जा रही है, ठीक है। नाउ एक सेकेंड, इसको मिटाने दो। हाँ, इसके बाद आ जाओ यहाँ पे लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। अब लीगली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें बता रखी हैं इन डिस्प्यूट्स को लेके,
सबसे पहले तो आपका आर्टिकल नंबर 262 जो मैंने आपको बताया, तो आर्टिकल नंबर 262 का क्लॉज नंबर 1 जो है ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम जो है बना सकती है, ठीक है। फिर इसका क्लॉज 2 ये कहता है कि पार्लियामेंट ये भी डिसाइड कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट या और कोई इस डिस्प्यूट में इंटरफेयर करेगा या नहीं करेगा। जैसे पार्लियामेंट ने एक ट्राइब्यूनल बना दिया, अब पार्लियामेंट ये भी बोल सकता है कि इस ट्राइब्यूनल में सुप्रीम कोर्ट कोई इंटरफेयर नहीं करेगा या दिल्ली हाई कोर्ट कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये सारा कंट्रोल किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, ध्यान रखना। इसके बाद अब इसका इस्तेमाल करके कि पार्लियामेंट कुछ भी लॉ बना सकती है इस रिवर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, पार्लियामेंट ने 2 बनाए हैं। पहला है आपका रिवर बोर्ड एक्ट 1956, ये यूनियन गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो एक रिवर बोर्ड बनाए। एक रिवर बोर्ड का काम ये होगा कि इंटर स्टेट रिवर्स का रेगुलेशन करना, उनका डेवलपमेंट करना, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करना। समझ में आ रहा है? लेकिन ये जो है प्रैक्टिकली कभी प्रॉपरली इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा है आपका इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट 1956। अब इसके अंदर मैंने आपको बता ही दिया कि एक सेंटर जो है एक ट्राइब्यूनल सेटअप करेगा जब भी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होगा किसी भी 2 स्टेट्स के बीच में, ठीक है। नाउ 7th शेड्यूल, तो अब 7th शेड्यूल की बात करें तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। जिन्होंने पॉलिटी नहीं पढ़ा है ध्यान से समझ लो इस टॉपिक को, लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था ऑल्दो। तो पहली चीज़ होती है सेंटर, एक सेकेंड, अरे हाँ, तो पहली चीज़ होती है क्या? यूनियन लिस्ट। दूसरा होता है स्टेट लिस्ट और तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट। जिनको बिल्कुल नहीं पता है, अभी भी पॉलिटी आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, तो आप लोगों को मैं बोलूँगी लास्ट वीडियो देखना, उसमें मैंने ये चीज़ समझाई है, ठीक है। तो ये 3 लिस्ट होती है, हमारे 7th शेड्यूल में मेंशन कर रखा है ये। तो इन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो एंट्री नंबर 56 है ना, ये यूनियन लिस्ट में ये कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप क्या करो, इंटर स्टेट रिवर्स का रेगुलेशन करो, डेवलपमेंट करो। तो वो कौन कहता है? आपका एंट्री 56 यूनियन लिस्ट का। और एंट्री 17 जो है स्टेट लिस्ट का, ये कहता है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप क्या करो, अपने जितने भी अंदर के जो भी आपके स्टेट के अंदर जो भी पानी है, सप्लाई, इरिगेशन, कैनाल, ड्रेनेज, वाटर स्टोरेज, वाटर पावर, उन सबको आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अगर वो पानी इंटर स्टेट रिवर से रिलेटेड है तो फिर आपका ये यूनियन लिस्ट के अंदर जाएगा, पर इंटर स्टेट से रिलेटेड अगर नहीं है तो आप लोग उसको हैंडल कर सकते हो। समझ में आ गया? तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, आर्टिकल नंबर 262 क्या कहता है? पार्लियामेंट को पावर देता है इस पूरे मैटर पे अपना फैसला पार्लियामेंट सुना सकती है, कोर्ट का कोई रोल नहीं है, कोर्ट का रोल लिमिटेड है। समझ में आ गया? पार्लियामेंट चाहे तो उनको परमिशन दे सकती है, बोल सकती है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को मना भी कर सकती है कि आप इंटरफेयर नहीं कर सकते इस मैटर में, ठीक है। फिर आपका रिवर बोर्ड आया जो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है कि रिवर्स को एक बोर्ड, रिवर बोर्ड एक बनाया जाएगा जो रिवर को लेकर रेगुलेशन करेंगे, ठीक है। फिर आपका एक इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट बनाया गया जो ये कहता है, ये है आज तक इम्पैक्ट में, कि अगर किसी भी 2 स्टेट्स के बीच में रिवर के पानी को लेके कोई भी झगड़ा है, कोई किसी भी तरीके का डिस्प्यूट है, तो आप एक ट्राइब्यूनल सेटअप कर दो। समझ में आ गया? और 7th शेड्यूल मैंने बता ही दिया, एंट्री 56 यूनियन लिस्ट के अंदर, एंट्री 17 स्टेट लिस्ट के अंदर, ये आपका रिवर सिस्टम से रिलेटेड डील करती है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड। और ये आपका इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को छोड़कर बाकी जितनी चीज़ें होती हैं स्टेट में, वो सारा स्टेट हैंडल करता है। समझ में आ गया? नाउ अब हमें ना इसमें कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलता है। अगर हम कभी इन मुद्दों को सॉल्व करना चाहें, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट को, तो हमें कुछ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहला तो है डिलेज। तो ये जितने भी आपके डिस्प्यूट्स होते हैं ना, इनको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। समझ में आ रहा है? और ये जो डिलेज होते हैं ना, ये 3 मेन रीजंस की वजह से होते हैं, 3 मेन एरियाज में होते हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूटिंग ट्राइब्यूनल्स, यानी कि कोई इशू हमें पता चल गया, जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का इशू हमें पता चल गया, तो ट्राइब्यूनल पार्लियामेंट कंस्ट्रक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती है। समझ में आ रहा है? तो ये एक रीज़न है। दूसरा है आपका ट्राइब्यूनल अवार्ड डिलीवरी। अवार्ड का मतलब होता है जजमेंट, यानी कि ट्राइब्यूनल का जजमेंट आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे नर्मदा का 9 ईयर्स में आया था, कृष्णा का 4 ईयर्स में, गोदावरी का 10 साल में आया था जजमेंट। तो ये जजमेंट लग जाने में, ये टाइम लग जाता है जजमेंट आने में, ठीक है। फिर है आपका अवार्ड नोटिफिकेशन एंड एनफोर्समेंट, यानी कि अवार्ड यानी कि जजमेंट को नोटिफाई करने और एनफोर्स करने में काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है। कई बार जो ये जजमेंट होते हैं ना आपकी अवार्ड्स, इनको गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश करना होता है, तब जाके वो लीगल बनता है, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है जजमेंट आने के बाद उसको पब्लिश करने में भी। जैसे कृष्णा रिवर के केस में 3 साल लगे, गोदावरी रिवर के केस में आपका 1 साल लग गया, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 एरियाज है जहाँ पे हमको मेन डिलेज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर आपका पॉलिटिसाइजेशन,
तो अब होता क्या है ना, पानी का इशू सिर्फ आपका साइंटिफिक है, टेक्निकल नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल वेपन की तरह भी काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट अपने वोट बैंक, फार्मर्स को सेटिस्फाई करने के लिए भी इस डिस्प्यूट को ना काफ़ी लंबा खींच देते हैं। समझ में आ गया? तो ये चीज़ है। फिर आपका लैक ऑफ स्टेक होल्डर एंड पार्टिसिपेशन। अभी जो ट्राइब्यूनल्स बन गए आपके, सब कुछ हो गया, इसमें स्टेट गवर्नमेंट और ट्राइब्यूनल ये इन्वॉल्व है, लेकिन जो लोकल कम्युनिटीज़ है जो उस चीज़ से सफ़र कर रही है, अब जब तक ट्राइब्यूनल का जजमेंट नहीं आता है, हो सकता है उस रिवर का पानी को इस्तेमाल ना कर सके, चाहे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हो, चाहे किसी काम के लिए हो। तो जो एक्चुअली में लोग अफेक्ट हुए, लोकल कम्युनिटीज़ हो गए, फार्मर्स हो गए, ट्राइब्स हो गए, इंडिजीनियस पॉपुलेशन जो है वो इस चीज़ से डायरेक्टली अफेक्ट होती है। समझ में आ गया? फिर आपका लैक ऑफ स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन। अब ये जो है आपका कि ट्राइब्यूनल बनेगा, कंडक्ट होगा, तो ये जो बातचीत है आपका स्टेट गवर्नमेंट और ट्राइब्यूनल के बीच में ही रह जाती है। लेकिन जो लोकल कम्युनिटीज़, फार्मर्स, ट्राइबल पीपल हैं, इंडिजीनियस पॉपुलेशन है, जिन लोगों को उस रिवर के पानी से इफेक्ट पड़ेगा, उन लोगों को आप वो नहीं करते, अपने इस ग्रुप में शामिल नहीं करते, उनकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हो। तो एक्चुअली में वही लोग हैं जो सफ़र करते हैं। फिर आपका इंटरवेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर पे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन नहीं है, यानी कि वो वाटर डिस्प्यूट पे जजमेंट नहीं दे सकते, जैसा आर्टिकल नंबर 262 में कहा मैंने। लेकिन स्टेट्स ना फिर भी आपके सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं जजमेंट को चैलेंज करने के लिए। जो ट्राइब्यूनल का जो जजमेंट आता है उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो इससे ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन है ना वो वीक हो जाता है, क्योंकि ट्राइब्यूनल को बनाया किस लिए जा रहा है, ताकि आपका मैटर सॉल्व हो सके। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है, जो पार्टी हार जाती है वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है कि ये जजमेंट ठीक नहीं है, इसको ओवर रूल करो आप, इस तरीके से। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है कि कावेरी रिवर का जो डिस्प्यूट है वो ट्राइब्यूनल ने 2007 में अपना डिसीजन दे दिया था। फिर स्टेट्स ने सुप्रीम कोर्ट में आपका स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर दी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फाइनल वर्डिक्ट दिया 2018 में पानी एलोकेशन को लेके। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अदर मेजर्स टेकन टू रिजॉल्व, इस इशू को और सॉल्व करने के लिए क्या क्या और स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे कि पहला है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 2019। तो पहले क्या होता था, आपका पानी के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, अलग अलग डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए अलग अलग आपके ट्राइब्यूनल्स बना दिए जाते थे। अब ट्राइब्यूनल बनाने में, प्रोसेस में कितना डिले होता है ये मैंने आपको ऊपर समझा ही दिया। ठीक है, तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक ये बिल आया गया, इसी एक्ट को ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे, ये वाला कहाँ गया, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। इसी में थोड़े से चेंजेस किए गए, बदलाव किए गए, अमेंडमेंट्स किए गए 2019 में। क्या अमेंडमेंट किया? तो सबसे पहली चीज़ तो DRC, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी, समझ में आया, ये बनाया जाएगा। ये क्या करेगा, जितने भी आपके इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स है ना, पहले उनको DRC के पास भेजा जाएगा। DRC पहले इसको बातचीत से, सलाह मशवरा करके, आपस में दोस्ती करके स्टेट्स को बोलेगा सॉल्व करने के लिए। अगर वो मैटर सॉल्व हो जाता है तब तो ट्राइब्यूनल बनाने की जरूरत ही नहीं है हमको, और अगर नहीं होता है तब जाके हम लोग ट्राइब्यूनल बनाएंगे उस मैटर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, दूसरा है आपका यहाँ पे सिंगल इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल। तो पहले क्या होता था ना, आपका ट्राइब्यूनल्स बनते थे और मल्टीपल ट्राइब्यूनल्स बन जाते थे एक ही मैटर को सॉल्व करने के लिए। जैसे दो स्टेट्स के बीच में है, हरियाणा की तरफ से अलग ट्राइब्यूनल हो गया, पंजाब की तरफ से अलग हो गया, तो इस तरीके से। लेकिन अब क्या होगा, एक परमानेंट आपका इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बनेगा। इसके मल्टीपल बेंचेस होंगे ताकि पैरेलली जो है केस को सॉल्व किया जा सके, बैकलॉग ना रखें हम किसी भी चीज़ का। ठीक है, फिर आपका स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस। पहले ट्राइब्यूनल्स आपका 9-9 साल, 10-10 साल तक का टाइम ले लेते थे आपका डिसीजन देने के लिए। लेकिन अब इस अमेंडमेंट में ये लिखा हुआ है कि DRC को 1 साल तक का टाइम पीरियड दिया जाएगा कि आप 1 साल के अंदर सलाह मशवरा करके बातचीत सॉल्व कराओ। DRC अगर फेल हो जाता है तो ट्राइब्यूनल्स को केस दिया जाएगा, ट्राइब्यूनल्स को 2 साल तक का टाइम दिया जाएगा। 2 साल से ज़्यादा आप 1 साल और बढ़ा सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। और टाइम जो आपको दिया जा रहा है उसी में आपको उस मैटर को सॉल्व करना है। ठीक है, फिर आपका डेटा बैंक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना एक डेटा बैंक मेंटेन करेगा हर रिवर बेसिन का, मतलब एक प्रॉपर साइंटिफिक डेटाबेस बनाओ कि रिवर कहाँ से फ्लो हो रहा है, कितना रेनफॉल आ रहा है, क्या वाटर अवेलेबिलिटी है, कितना यूजेज हो रहा है, ताकि इन डिस्प्यूट्स को हम लोग साइंटिफिकली और ट्रांसपेरेंट तरीके से सॉल्व कर सके। समझ में आ गया? तो ये है तरीका पूरा। इसके बाद आया आपका ड्राफ्ट रिवर बेसिन मैनेजमेंट बिल 2018। ये क्या है, तो ये जो बिल है ना, इसका ये बिल प्रपोज करता है कि पानी डिस्प्यूट्स को सिर्फ आप पॉलिटिकल या एडहॉक तरीके से सॉल्व मत करो, एक प्रिंसिपल और साइंटिफिक अप्रोच इसकी तरफ लाओ। ठीक है, इसका मेन एम क्या है, सबसे पहली चीज तो पार्टिसिपेशन। सभी स्टेक होल्डर, जो कम्युनिटीज उस चीज से अफेक्ट हो रही हैं, समझ में आ रहा है, उनका पार्टिसिपेशन लो इन डिसीजंस को सॉल्व करने के लिए। कॉपरेशन, स्टेट्स के बीच में आप लोग कोशिश करो राइवलरी ना रहे, कॉपरेशन से सारे मुद्दे सॉल्व हो जाएं। फिर आपका इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर, तो सही तरीके से पानी का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करो, लॉन्ग टर्म में पानी अवेलेबल रहे, इस तरीके से। फिर आपका इंटीग्रेटेड रिवर बेसिस मैनेजमेंट, ये एक तरीके का सिस्टम जो है
बनाया जाए। फिर आपका नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ये जो है ना मतलब इंडिया में ना कुछ रीजन्स में पानी बहुत ज़्यादा है, कुछ रीजन्स में पानी बहुत कम है, तो ये बनाया जाए नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। इसका एम होगा पानी को ट्रांसफ़र करना सरप्लस रीजन से डेफिसिट रीजन में। सरप्लस रीजन का मतलब क्या हुआ आपका, जहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, डेफिसिट रीजन जहाँ पानी की कमी है, तो इस रीजन से इस रीजन में पानी को शिफ्ट करने के लिए इस चीज़ को बनाया जाए। ठीक है ना। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये जो प्रॉब्लम्स चलते आ रहे हैं ना, अब इनका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहला है आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो एक तरीके से मीडिएटर का काम करे स्टेट्स के बीच में, जिन भी स्टेट्स के बीच में ये फाइट चल रही है ना, उनके बीच में एक मीडिएटर का काम करे बाय क्रिएटिंग फोरम फॉर डायलॉग एंड डिस्कशन ऑन इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। यानी कि आप क्या करो, नीति आयोग के अंदर इस फोरम को क्रिएट करो और जिन भी स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है उनको बुलाओ और वो मैटर जो है आपस में बातचीत करके आप सॉल्व कराओ। दूसरा आपका पॉलिटिकल इंटरवेंशन। तो आप क्या करो, जैसे आर्टिकल नंबर 263 है, आर्टिकल नंबर 263 अलाउ करता है कि इंटर स्टेट काउंसिल बनाया जाए जिसमें स्टेट्स अपने डिस्प्यूट्स डिस्कस और सॉल्व कर सके। समझ में आ रहा है। तो अभी जो वाटर डिस्प्यूट्स के लिए ना हम लोग मेनली ट्राइब्यूनल्स बनाते हैं जिससे हमें डिले होता है। तो अगर हम इंटर स्टेट काउंसिल के थ्रू वाटर डिस्प्यूट्स हैंडल करें तो एक पॉलिटिकल प्लस एक डिस्कशन बेस्ड हमें प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। बेसिकली जो काम यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करके हम लोग कर रहे हैं उसी तरीके का काम हम लोग यहाँ पे करें। ठीक है। दूसरा है आपका अमेंडमेंट इन इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, यानी कि ये जो है एक्ट, इसमें थोड़ा सा आप अमेंडमेंट लाओ, काफ़ी पुराना हो गया है। टाइम बाउंड डिसीजंस लेके आओ कि आप इतने दिन के अंदर ये मुद्दा सॉल्व करो। एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो और आप क्या करो, अकाउंटेबिलिटी दो कि आप अकाउंटेबल हो। अगर ये जजमेंट नहीं आया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। कुछ इस तरीके से पनिशमेंट नहीं मिलेगी, मतलब कुछ इस तरीके से आप अकाउंटेबिलिटी बढ़ाओ। समझ रहे हो। फिर आपका इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल एंड रिवर बेसिन मैनेजमेंट बिल 2018, इनको जल्दी इंप्लीमेंट करो आप। ये जो लॉज है ये ऑलरेडी आपके बोलते हैं कि एक परमानेंट ट्राइब्यूनल होना चाहिए, स्ट्रिक्ट टाइमलाइन होना चाहिए, मास्टर प्लान होना चाहिए वगैरह वगैरह, जो हमने ये ऊपर डिस्कस किया। इसको आप लोग जल्दी से जल्दी इफेक्ट में लेके आओ। समझ में आ रहा है। फिर आपका डेटा बैंक एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इसको स्ट्रॉन्ग करो, इसको ट्रांसपेरेंट बनाओ नेशनल लेवल पे, ताकि हम लोग रिवर का फ्लो मॉनिटर कर सके, रेनफॉल प्रिडिक्शन पता लगा सके, वाटर यूजेज कितना हो रहा है ये हम लोग ट्रैक कर सके। ठीक है। फिर आपका स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, तो सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि जो कम्युनिटीज हैं, फार्मर्स हैं, ट्राइब्स हैं, लोकल यूजर्स हैं, उनको भी इन्वॉल्व करो अपने पॉलिसी मेकिंग में, प्लानिंग में, मैनेजमेंट में, लोगों का पार्टिसिपेशन लो। तो आप क्या करोगे, ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम्स को समझ पाओगे और उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाओगे। समझ में आ गया। नाउ अब आ जाओ नीचे नोट्स की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, अभी ध्यान से समझना है इस चीज़ को। देखो मैंने जो आपको दोनों रिवर्स के बारे में बताया, हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होकर पंजाब से आके ऐसे करके वो लोग पाकिस्तान चले जाते हैं, इंदस रिवर में मिल जाते हैं। इधर आ जाओ नीचे ज़रा, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। तो ये है आपकी इंदस रिवर जो आपकी यहाँ चाइना से बहती हुई आती है और ऐसे करके पाकिस्तान चली जाती है, इंडिया थोड़ा ट्रैवल करके देन पाकिस्तान। ठीक है। अब हम लोग क्या कहते हैं, जो जैसे ये मेन रिवर है, ठीक है, बड़ी रिवर है ये। अब इसमें जब ये रिवर बह के आती है किसी एक रीजन से, आजू बाजू की भी कुछ रिवर्स होंगी जो इसमें मिल जाती हैं, उनको हम लोग कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो ये जो दो रिवर्स हम लोगों ने पढ़ी, रावी और ब्यास रिवर, इन दोनों, ये जो दोनों ही रिवर्स है ना, ये इंदस रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं। समझ में आ गया। और यही दोनों नहीं बल्कि झेलम, चेनाब, सुतलज, ये तीनों ही रिवर्स भी इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। अभी मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इधर देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आया गया है, पर उससे पहले इधर देख लो एक चीज। ये जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था इसके बारे में, जो मैंने आप लोगों को हाईलाइट किया था, इसमें हम लोग पोलावरम डैम का जिक्र मैंने आपको किया। तो पोलावरम डैम के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बने हैं। तो पोलावरम डैम कहाँ पर है, किस रिवर पे है, गोदावरी रिवर पे है, कहाँ पे लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में। ये आपका प्रीलिम पॉइंटर है, ये आपसे पूछा जा सकता है 101%, तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर आपका इंदस रिवर ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज, सुतलज, ये 5 रिवर्स हैं। इनके नाम आपको पता होने चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैंने प्रूफ भी रखा है यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इधर देखो, पहली चीज़ तो रिवर दैट पासेस थ्रू हिमाचल प्रदेश आर। अब यहाँ पे आपको ये तो पता है ब्यास और रावी रिवर है। अब इधर देखो, यहाँ पे आप चेनाब हो गए यहाँ पे, तो चेनाब का भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, चेनाब। और अगर आप लोगों को बेसिकली इन 5 रिवर का फ्लो पता होता तो आप लोग ये क्वेश्चन जो है करके आ जाओगे, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और ये आपसे ज्योग्राफी में जब आप पढ़ोगे ना रिवर सिस्टम, वहाँ ज़्यादा अच्छे से समझोगे। लेकिन अभी मैंने आपको पूरा हिंट दे दिया है, आइडिया दे दिया है, इसको अटेम्प्ट करना आप लोग। इसके बाद है अरेंज करना इन रिवर्स को नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। अब ये आप लोग करना,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। इसके बाद हमें बताना है विथ रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर्स 3 ऑफ देम पोर इनटू वन ऑफ देम विच जॉइंस द इंडस डायरेक्ट अमंग द फॉलोइंग विच वन इज सच रिवर दैट जॉइंस द इंडस डायरेक्टली। यानी कि इनमें से 3 रिवर्स हैं जो पहले मिलती हैं और फिर वो जाके फाइनल जो बड़ी रिवर है उसमें जाके मिल जाती है। अब ये डायग्राम आपके सामने है, ये देख के मुझे इसका आंसर देना, ठीक है। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन बने हैं, इनको अटेम्प्ट कर लेना आप लोग। नीचे आ जाओ। अब ये हैं आपके नोट्स मेंस के लिए, बहुत ही अच्छे हैं और मैंने ट्राई किया आज कुछ अलग लेवल का फ्लो चार्ट बनाऊं ताकि आप लोग अपने मेंस आंसर राइटिंग में इस तरीके से प्रेजेंट करके आ सको, ठीक है। जो लोग नए हैं मैं उनको बता देती हूँ, आप मेंस में जो आंसर लिखते हो तो 3 कैटेगरीज में आपका आंसर होना चाहिए। एक है इंट्रो, फिर बीच में होता है बॉडी जो उसका आपको आंसर करना है, लास्टली कंक्लूजन। समझ में आ गया इस तरीके से। लेकिन हमारे पास 200 से 250 वर्ड्स की वर्ड लिमिट होती है, तो ऑब्वियसली जो आप लोगों ने ऊपर पढ़ा है इतना सारा तो आप लोग लिख के नहीं आ सकते ना। तो इसी चीज़ को ईजी करने के लिए नोट्स हैं। आपको लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है ये आपका प्री के पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। और मेंस में भी आप लोग एज इट इज लिख के आ सकते हो, ठीक है। फिर आपका इसको लेके कॉजेस किन रीजंस की वजह से होता है तो वो मैंने पूरा यहाँ पे लिख दिया है। देन है यहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं, चैलेंजेस की पॉइंट और उसका एग्जाम्पल भी लिख दिया है मैंने। तो बहुत शॉर्ट वे में, बहुत क्रिस्प वे में और बहुत ज़्यादा अच्छे वे में है ये। इसके बाद वे फॉरवर्ड, ये देखो ये कितना बढ़िया तरीके से मैंने इसको प्रेजेंट कर दिया है कि 3 प्रॉब्लम्स 3 सॉल्यूशन तो है हमारे पास, लेकिन ये कब एफिशिएंट होंगी जब हमारे पास डेटा होगा, इन्फॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोकल कम्युनिटीज़, जो लोग हैं जिन पे असर पड़ेगा उस चीज़ का, उनको आप एंगेज करो। समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से मैंने प्रेजेंट कर दिया। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट आई वुड से। नेक्स्ट, अब इसको लेके मेंस में किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क अवेलेबल फॉर रिजॉल्विंग इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट इन इंडिया, इवैल्यूएट्स इट्स इफेक्टिवनेस। अब ये वो क्वेश्चन है जो आपसे मेंस में पूछा जा सकता है इस टॉपिक पे बेस्ड। तो इसी वजह से आपको इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये 101% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नाउ अगर ये PDF आपको चाहिए तो ये PDF पेड है। बाकी जो लोग परचेज करेंगे ना ये PDF, उनको मैं बता देती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर, साथ ही हमने जो पॉलिटी पहले किया उसका आंसर भी आप लोगों को, जो इससे पहले जो 4 क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया उनके आंसर्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। जिससे होगा ये, आप लोग जो आंसर लिखोगे पहले कोशिश करना खुद लिखो, और कंटेंट है आपके पास लिखने के लिए, ऐसी बात नहीं है ये है ये है ये है ये है, तो कोशिश करना आप लोग लिखो। तो ये जो कंटेंट है आप लोगों को मिल जाएगा, फिर खुद लिख के फिर आंसर जो इसमें दिया रहेगा उससे टैली करने का ट्राई करना, ठीक है। तो ये है कुछ इसका पूरा सिनेरियो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉस्ट ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है, अगर इंडिया में किसी कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ना है, ठीक है, तो उसको एग्जैक्टली कितना कॉस्ट है जो बेयर करना पड़ेगा, कितना पैसा है जो उनको लगाना पड़ेगा इलेक्शन लड़ने के लिए, वो इस आर्टिकल में उसकी बात हो रखी है। तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एंड वेस्टमिंस्टर फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेसी, इन दोनों ने मिलकर एक केस स्टडी किया कॉस्ट ऑफ पॉलिटिक्स इंडिया में, कि अगर किसी कैंडिडेट को अगर इलेक्शन लड़ना है तो एग्जैक्टली कितना कॉस्ट उनको बेयर करना पड़ेगा और कहाँ कहाँ वो खर्चा आएगा, वो बात, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इस स्टडी के अकॉर्डिंग एक्चुअली सबसे पहले एस्केलेटिंग कैंपेन कॉस्ट, यानी कि लोकसभा इलेक्शन में आपको एक बड़ी पार्टी के कैंडिडेट का जो एवरेज खर्चा है ना इलेक्शन लड़ने के लिए, वो 5 से 10 करोड़ का है, ठीक है। और अगर स्टेट ज़्यादा कंपेटिटिव हो या वेल्दी हो, जैसे तमिलनाडु हो गया आपका, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ खर्चा और भी ज़्यादा हो सकता है। तो इलेक्शन लड़ना बेसिकली एक मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट है, ठीक है। फिर आपका राइजिंग रूटीन पॉलिटिकल एक्सपेंडिचर, तो कैंडिडेट सिर्फ इलेक्शन के टाइम में पैसा नहीं खर्च करते, बल्कि जो आपकी रोज़मर्रा की जो पॉलिटिक्स होती है ना, वो भी काफ़ी महंगी होती है। जैसे कम्युनिटी इवेंट्स अटेंड करना, लोगों की छोटी छोटी मदद करना, पार्टी को सस्टेन करना, सबके लिए पैसा चाहिए होता है। तो इसे एक कैंडिडेट के लिए कांस्टेंट फाइनेंशियल प्रेशर जो है रहता ही रहता है। फिर आपका सोशल मीडिया स्पेंडिंग, तो आपको पता ही है आजकल जितने भी कैंडिडेट्स हैं ये टेक एक्सपर्ट्स, इन्फ्लुएंसर्स, जो ये एड्स होती हैं, इन सब के पीछे, रैलीज हो गए, ये सब के पीछे आपका पैसा खर्चा होता है, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। फिर है इंक्रीजिंग वोट बाइंग, तो इलेक्शन के आगे ना आपका कैश हैंडआउट्स हो गए, फ्रीबीज हो गए, ये सारी चीज़ें बहुत सारी दी जाती हैं, जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देंगे या ये दे देंगे वो दे देंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनका कॉस्ट भी इन्हीं को बेयर करना पड़ता है। फिर आपका ड्राइवर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ पॉलिटिक्स, इलेक्शन से पहले ना जो आपका डोर टू डोर कैंपेन होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। गाड़ियाँ होती हैं, रैली होती है, फूड, टेंट, स्टेज, फ्यूल, वर्कर्स, मीडिया हो गया, इन सब का एक्सपेंस जो है बढ़ जाता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स कॉस्ट स्ट्रक्चर बना देता है। फिर आपका सोर्स ऑफ फंड, एग्जैक्टली कहाँ कहाँ से आता है इलेक्शन के टाइम में फंड, तो प्राइमरी सोर्स तो है आपका पर्सनल वेल्थ, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, किसी इंसान की खुद की इनकम, फ्रेंड्स, फैमिली, सपोर्टर्स, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। अदर
अदर सोर्सेज की बात करें तो इसमें आपके बिजनेस ग्रुप्स हो गए, या किसी दोस्त से पैसे ले लिए, क्राउड फंडिंग ले लिया, एसेट कोई है उसको बेच दिया आपने, लोन्स ले लिया है, तो ये भी देखा गया है काफ़ी ज़्यादा। तो ये थे आपके मेजर फाइंडिंग्स कि एग्जैक्टली इंडिया में कितना खर्चा होता है, कहाँ कहाँ से पैसा आता है और कहाँ कहाँ खर्च किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाओ, अब ये जो मैंने आपको बताया अभी कि इतना हाई कॉस्ट है हमारे यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए वगैरह वगैरह, तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं इंडिया में, इसका क्या असर पड़ता है इस हाई कॉस्ट इलेक्शंस का। सबसे पहला तो है इम्प्लीकेशन फॉर गवर्नेंस। तो गवर्नेंस पे इसका कुछ इस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। पहला है ग्रोइंग बिजनेस पॉलिटिक्स नेक्सेस। तो कई बार ऐसा देखा गया है जैसे जैसे इलेक्शन पास आने वाले होते हैं ना, वैसे वैसे आपकी प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट, इन दोनों का जो रिलेशनशिप है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। क्यों? तो प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट को पूरा फंड देती हैं कि ठीक है हम आपको पूरा फंड करेंगे, जहाँ जहाँ आपके कैंपेन्स हैं जितना आपको फंड चाहिए हम देंगे, लेकिन उसके बदले में जो गवर्नमेंट है उनके टैक्स कट्स, डीरेगुलेशन और उनको जैसे माइनिंग करने की परमिशन दे दी, तो ये सारी परमिशंस गवर्नमेंट उन प्राइवेट कंपनीज को दे देती है, जिससे हमारे एनवायरनमेंट का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, हमारी इकोनॉमी का काफ़ी नुकसान होता है। फिर है आपका फंड रेजिंग फोकस। तो जैसे जैसे इलेक्शंस आपके पास आने वाले होते हैं ना, वैसे वैसे जो ये मिनिस्टर्स हैं इनका जो फोकस है ना, ये कम्प्लीटली लेजिस्लेटिव ड्यूटीज से हट जाता है, जो इनका काम है उस चीज़ से, और फंड रेज करने की तरफ चला जाता है। पूरा प्राइमरी फोकस इनका वहीं हो जाता है कि किस तरीके से हमको फंड रेज करना है आगे आने वाले इलेक्शंस के लिए। फिर है करप्शन रिस्क। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, करप्शन रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे ब्लैक मनी जनरेट होता है। फिर आपका इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी। अब इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सबसे पहले आपका इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। तो वही फंडिंग और इलेक्शन के प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, तो वोटर्स का जो फेथ है ना, जो विश्वास है डेमोक्रेसी की तरफ, वो कम हो जाता है। फिर आपका पावर कैप्चर। तो जो बिग पार्टीज हैं उनके पास ज़्यादा पैसा होता है, जो उन्हें वोट बाइंग और क्रॉस मीडिया कैंपेन्स करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो उनके कंपैरिजन में जो छोटी या जो रीजनल पार्टीज है ना, उनके पास कम रिसोर्सेज होते हैं। इससे क्या होता है, वोटर्स की जो चॉइस है ना वो लिमिटेड ही हो जाती है, और पॉलिटिकल जो ग्रुप है ना इनका कॉम्पिटिशन कम हो जाता है। फिर आपका बैरियर फॉर अंडर प्रिविलेज। तो हाई कॉस्ट की वजह से विमेन हो गया, यूथ हो गया, या जो ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा एलीट क्लास से नहीं आते, ऐसे कैंडिडेट जो हैं जो ऐसे एलीट क्लास से नहीं है, वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये है। फिर इसके बाद अब इसका क्या सॉल्यूशन, क्या है वे फॉरवर्ड? तो सबसे पहला तो है एनफोर्स स्पेंडिंग लिमिट्स। आप क्या करो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एक स्पेसिफिक बजट देना चाहिए कि आप ना इतना ही कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते हो अपने इलेक्शन कैंपेन्स वगैरह में। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है अगर ऐसा हो जाए। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, यूके ने एनफोर्स किया है स्ट्रिक्ट एक्सपेंडिचर कैप्स एंड ऑडिट्स, कि आप सिर्फ और सिर्फ इतना ही खर्चा कर सकते हो इलेक्शन कैंपेन्स में, इससे ज़्यादा खर्चा आप नहीं कर सकते हो। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर पार्टीज। तो जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है ना, इनको एक ही रूल, एक फ्रेमवर्क के अंदर लेके आओ, जिससे सारी ही पार्टीज को एक रूल और एक फॉर्मल रेगुलेशंस का सामना करना पड़े, ताकि ये नहीं है कि कोई अलग ही लेवल का प्रचार कर रहा है तो कोई उतना नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास उतना फंड नहीं है। तो आप एक सिंपल सा रेगुलेशन लेके आओ जिसके अंदर सभी पॉलिटिकल पार्टी को रह के काम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका स्टेट फंडिंग बेस्ड ऑन वोट शेयर। जैसे किसी स्टेट से कोई इलेक्शन लड़ रहा है, तो उस स्टेट का वोट शेयर कितना है उसके बेसिस पे उसको जो है फंड दिया जाए स्टेट से। समझ में आ गया? तो ये इसका कहना है। तो इसको ना इम्प्लीमेंट करने से क्या होगा, जो ये कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस चल रहा है ना, जो प्राइवेट कंपनी फंड कर रही है कि जितना मर्जी उतना खर्चा आप करो, हम आपको दे रहे हैं, वो चीज़ कम हो जाएगी इससे। समझ में आ गया? तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। तो जैसे इसमें इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स दे रखा है कि ऐसा इंटरनेशनली हुआ है, जैसे कि यहाँ पे कनाडा और जर्मनी का एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। इस मॉडल को यहाँ पे अडॉप्ट करने की बात की है, ठीक है। अब इंडिया में ना इसको रेकमेंड किसने किया था इस मॉडल को? तो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ऑन स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस 1998 इन्होंने किया था। फिर लॉ कमीशन रिपोर्ट ऑन रिफॉर्म ऑफ द इलेक्टोरल लॉज इन्होंने किया था। सिमिलरली ये दो हैं, तो इन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया था, इस चीज़ को लेकर रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है। फिर आपका वोटर सेंसिटाइजेशन। तो सिटीजन्स को अवेयर करना ज़रूरी है ताकि मनी पावर का मिसयूज कम हो। अवेयरनेस कैंपेन्स आप लोग चलाओ जिससे लोगों को समझ में आने लगे कि वोट की वैल्यू कितनी है, कितना पैसा इन लोगों ने लगाया है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद है आपका रियल टाइम डोनेशन डिस्क्लोजर। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग मिल रही है, उनको जो भी फंडिंग दी जा रही है, उस चीज़ को लेके पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको किधर से फंडिंग मिल रही है। तो ये थे कुछ इसके सॉल्यूशंस। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई हों।
इसके बाद आ जाओ फटाफट से नीचे नोट्स पे। तो ये है कॉस्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ये किस बॉडी ने रिलीज़ किया है इस पूरे कॉस्ट ऑफ पॉलिटिक्स सर्वे को, वो चीज़ है। फिर इससे हमें क्या क्या पता चला है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे शॉर्ट तरीके से लिख दिया है। ये आप लोगों को मेंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। जब आप लोग आंसर लिखोगे ना, ऑब्वियसली 200 से लेके 250 वर्ड लिमिट है हमारे पास, तो हमें उन वर्ड्स के कंट्रोल में ही इनको लिखना है। तो ये आप लोग लिख के आ सकते हो। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे इसके इम्प्लीकेशंस क्या है और इसके वे फॉरवर्ड क्या है, ये भी आप लोग लिख के आ सकते हो। तो इनफ कंटेंट है आपके पास, ठीक है। नाउ अब इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को करना है, ये है वो क्वेश्चन, हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया पोज अ थ्रेट टू डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड इलेक्टोरल इंटीग्रिटी डिस्कस। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को प्रिपेयर रखना है अपने पास, ठीक है। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लोअरिंग ऑफ एज फॉर वोटिंग, यानी कि क्या हुआ है ग्लोबली, ये जो कंट्रीज है जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, माल्टा एंड सो ऑन, ये जितनी भी कंट्रीज है इन्होंने अपने वोटिंग एज को 18 साल से कम करके कितना कर दिया, 16 ईयर्स कर दिया है। यानी कि अब इन कंट्रीज में बच्चे जो हैं वो 16 ईयर्स से की एज से ही वोट दे पाएंगे। और इसी को लेके यूनाइटेड किंगडम ने भी ऐसा किया है कि अब एक बिल इंट्रोड्यूस किया है जिससे उनके यहाँ भी फ्यूचर में बच्चे जो है 18 साल से ना वोट देकर 16 साल से ही वोट देंगे, ठीक है। अब इंडिया में बात करें तो इंडिया में भी एक प्राइवेट मेंबर ने, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस किया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2020, जिसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 326 को आप क्या कर दो, अमेंड कर दो, और उसको अमेंड करके जो वोटिंग एज है वो 18 साल से घटाकर 17 साल कर दो, ठीक है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2020 है, ये किस तरीके का बिल है, प्राइवेट मेंबर बिल है, एक इंडिविजुअल मेंबर ने इसको इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट में, समझ में आ गया। नाउ अब इधर आ जाओ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 326 के अकॉर्डिंग वोटिंग एज क्या है। तो आर्टिकल नंबर 326 ये कहता है आपका जो भी इंडिया का सिटीजन है जो 18 साल या उससे ज़्यादा का है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के अकॉर्डिंग वो इंसान वोट देने का अधिकार उसको है 18 साल से ऊपर का अगर वो है तो, समझ में आ गया। नाउ हिस्टोरिकली क्या हुआ, पहले इंडिया में जो वोटिंग एज था ना ये 21 था, फिर 21 से इसको 18 किया गया 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 1988 में, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। इसका रीज़न ये था कि यूथ पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना था, डेमोक्रेसी में ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना था, इस वजह से इसको जो है ऐसा किया गया था। नाउ राइट टू वोट जो है ये आपका एक स्टैट्यूटरी राइट है। क्या है ये आपका स्टैट्यूटरी राइट है, मतलब कि ये एक लीगल राइट है जो ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू पार्लियामेंट के द्वारा जो है अमेंड किया जा सकता है। ये हमारा फंडामेंटल राइट जो है नहीं है। तो मतलब अगर फ्यूचर में हमें वोटिंग राइट को अगर 16 साल 17 साल करना हो तो वो पार्लियामेंट एक ऑर्डिनरी लॉ पास करके भी कर सकती है, समझ में आ गया। नाउ अब काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो इस चीज़ के फेवर में है, काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो इस चीज़ के अगेंस्ट में है, जैसे कि तो पहला देखते हैं कॉग्निटिव मैच्योरिटी। तो जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं ना उनका ये मानना है कि जो 16 साल के यूथ है ना उनके पास सफिशिएंट कॉग्निटिव और क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ है जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल डिसीजंस लेने के लिए काफ़ी है, समझ में आ गया। तो ये जो यंग वोटर्स है ना ये इन्फॉर्म्ड है, रिस्पॉन्सिबल है, ये अपने डिसीजंस ले सकते हैं खुद, इस वजह से हमें ऐसा करना चाहिए, एज को रिड्यूस करना चाहिए। इसके बाद है इंटरजेनरेशनल इक्विटी। तो अगर आप ध्यान से सोचो अभी हमारे इंडिया में क्या होता है, जो 18 ईयर्स से कम वाले लोग हैं ना वो एलिजिबल नहीं है वोट देने के लिए, लेकिन जो लोग अपनी ओल्ड एज में है वो लोग वोट दे सकते हैं। तो इससे ना क्या होता है, पॉपुलेशन बायस क्रिएट होता है। तो इस वजह से हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो यंग लोग हैं वो भी अब वोटिंग में पार्टिसिपेशन करें। फिर आपका ब्रॉडन इलेक्शन मैनिफेस्टोज, तो यंग वोटर्स के इंक्लूजन से पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में चाइल्ड राइट्स, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर जस्टिस, इन इश्यूज को भी इंक्लूड कर सकती है, समझ में आ गया। तो इलेक्शन का एजेंडा और जो पॉलिसीज होगा ना वो ज़्यादातर यूथ ओरिएंटेड होगा इससे। फिर आपका इंक्रीज पॉलिटिकल एंगेजमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन, तो अर्ली वोटिंग एज से यूथ पॉलिटिकल एंगेजमेंट में इन्वॉल्वमेंट होगा, आपका वोटिंग हैबिट अर्ली से डेवलप हो जाएंगी लोगों में, डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेशन जो आपका स्ट्रांग होगा। अब इसके जो अगेंस्ट में है वो क्या है, पहला है परसीव्ड लैक ऑफ मैच्योरिटी एंड नॉलेज। तो काफ़ी सारे लोगों का ऐसा कहना है, क्रिटिक्स का ऐसा कहना है कि ये जो लोग हैं अंडर 18 वाले इनके पास इनफ नॉलेज नहीं है, एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज की कमी है, तो ये जल्दी मैनिपुलेट हो सकते हैं। दूसरा आपका लो टर्नआउट। तो जैसे एग्जांपल इसमें दे रखा है 2024 लोकसभा के इलेक्शन में 18-19 साल के अंडर ना आपके 40% लोग ही रजिस्टर हुए थे, ठीक है। तो यूथ पार्टिसिपेशन हिस्टोरिकली क्या रहा है, थोड़ा लो रहा है। फिर आपका इनकन्सिस्टेंसी विद अदर एज थ्रेशोल्ड्स। तो अगर वोटिंग राइट 16 हो जाएगी ना तो डिबेट स्टार्ट हो सकता है कि मैरिज, अल्कोहल परचेज, मिलिट्री सर्विस, इन सब में लीगल एज को हमें क्या करना पड़ेगा, कम या ज़्यादा करना पड़ेगा, इस चीज़ की डिबेट जो है स्टार्ट हो जाएगी, समझ में आ गया। ये थोड़ा इनकन्सिस्टेंसी ला सकता है सोसाइटी में। फिर आपका लॉजिस्टिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। तो 16-17 साल के जो लोग हैं ना उनको इंक्लूड करने के लिए वोटर रजिस्ट्रेशन ड्राइव्स, अवेयरनेस कैंपेन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना पड़ेगा। इससे कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी दोनों चीज़ें ही क्या होंगी, बढ़ेगी, समझ में आ गया।
तो ग्लोबली कई कंट्रीज़ हैं आपकी जो ये चीज़ कर रही है, 18 से 16 ईयर्स तक कर रही है, और हो सकता है इंडिया में भी हमें फ्यूचर में ये चीज़ देखने को मिले कि आर्टिकल नंबर 326 के अंदर जो राइट दिया हुआ है, जो ये लिखा हुआ है 18 ईयर्स एज, उसको कम कर दिया जाएगा। सो दैट इज़ इट, इतना ही था ये। नाउ अब नीचे आ जाओ फटाफट से, ये रहे इसके नोट्स, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक से अगर कुछ आएगा आपके पास तो आर्ग्यूमेंट्स आ सकते हैं फेवर में और अगेंस्ट में, तो ये आपने लिख के आने हैं, फेवर में या अगेंस्ट में, बाकी तो ये सेम सब कुछ वही है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास न्यूज़ इन शॉर्ट्स, इसको फटाफट देखते हैं। तो पहला है इसमें डिसरप्शन ऑफ पार्लियामेंट। तो कहने का क्या मतलब है इसका, डिसरप्शन का मतलब है कि पहले क्या होता था ना आपका 1950s में इंडियन पार्लियामेंट ना आपका 120 डेज से लेके 140 डेज तक की सिटिंग होती थी, यानी कि इतने दिन पार्लियामेंट बैठती थी, सेशंस होते थे और काम होता था। लेकिन अब ये सिटिंग्स जो है ना सिर्फ 60 से 70 दिन हो गई है खाली, समझ में आ गया। तो ये जो हो रहा है ना ये फ्रीक्वेंट डिसरप्शन की वजह से हो रहा है, इससे डेमोक्रेसी वीक हो रही है, क्योंकि डिबेट्स के थ्रू जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है ना वो सरकार से सवाल नहीं पूछ पाते हैं, समझ में आ रहा है। जो एफिशिएंट वे ऑफ वर्किंग होता है उनका वो नहीं कर पाते हैं, समझ में आ रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, पहले 120 से 140 दिन था, अब 60 से 70 दिन हो गया है। अब इश्यूज़ क्या है इससे, तो सबसे पहली चीज़ तो हमारी डेमोक्रेसी वीक हो रही है, अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पा रहा है। इसके बाद है आपका मॉनेटरी कॉस्ट। तो पार्लियामेंट जो है ना, पार्लियामेंट का जो 1 मिनट का जो सेशन होता है ना उसका खर्चा आपका 2 लाख आता है, समझ में आ रहा है। तो इसका भी वेस्टेज हो रहा है। दूसरा, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है ना वो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को सॉल्व करने के बजाय प्रोसीडिंग्स रोक देते हैं। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कुछ स्टेप्स भी है जो लिए जा सकते हैं, जैसे कि आपका एंश्योरिंग डेडिकेटेड टाइम फॉर ऑपोजिशन, यानी कि ऑपोजिशन के लिए डेडिकेटेड टाइम दे दो आप, जैसे यूके में 20 मिनट दिया जाता है वैसे। और दूसरा, आपका एथिक्स कमेटी को स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि अकाउंटेबिलिटी हो। एनुअल पार्लियामेंट्री कैलेंडर आप लोग फिक्स करो ताकि सेशंस रेगुलर हो, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास रिमूवल ऑफ जजेस इन हायर जुडिशरी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बताती हूँ क्यों। अगर आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ा है तो आप लोगों ने पक्का पढ़ा होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को किस तरीके से रिमूव किया जाता है, वो प्रोसेस। और ये आपके पॉलिटी का स्टैटिक का पार्ट है। जितना भी अभी तक हमने ऊपर कंटेंट पढ़ा है ये सारा करंट से लिंक था, लेकिन ये आपका स्टैटिक है जो हमको करंट से लिंक करके पढ़ना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है ये, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अक्रॉस पार्टी लाइन सबमिट मोशन इन पार्लियामेंट टू रिमूव जस्टिस यशवंत वर्मा, यानी कि ये जो जज हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, इनको इनकी पोजीशन से हटाने के लिए ये जो मोशन है पार्लियामेंट में पास किया गया है, समझ में आ गया। और इस मोशन को 145 लोकसभा के मेंबर्स ने और 50 मेंबर्स राज्यसभा के, इन्होंने इस मोशन को साइन किया है, समझ में आ गया। अंडर आर्टिकल 124, 217, 218 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ ध्यान रखना। नाउ अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जजेस के रिमूवल को लेके क्या प्रोसेस है, तो आर्टिकल नंबर 124 का जो 4th क्लॉज है वो ये कहता है रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये वो आर्टिकल है जो इस चीज़ से डील करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ना आप लोग 2 ही अकाउंट्स पर उनको उनकी पोजीशन से इम्पीच कर सकते हो। पहला तो है प्रूवन मिसबिहेवियर, अगर इस चीज़ में वो गिल्टी आ गए। प्रूवन मिसबिहेवियर का मतलब है उनको जो फैसिलिटी दे रखी होती है, गाड़ी हो गया, घर हो गया, गाड़ी का इस्तेमाल वो लोग अपने प्रोफेशनल यूज़ के लिए कर सकते हैं। तो अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं, किसी पार्टी वार्टी में जा रहे हैं गाड़ी को लेके, तो वो इस कैटेगरी में आ जाए, ठीक है। दूसरा, आपका इनकैपेसिटी यानी कि मेंटली स्टेबल नहीं है आप इस वजह से, तो इन दोनों ग्राउंड्स पे आप इनको हटा सकते हो। सिमिलरली आर्टिकल नंबर 124 का जो 5th क्लॉज है वो ये कहता है, ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो प्रोसीजर बनाए जिसके लिए जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 जो है ना ये पास हुआ था। और आर्टिकल नंबर 217 का 1 क्लॉज का बी पार्ट ये कहता है ये हाई कोर्ट के जजेस के लिए है, जिसमें कहा गया है कि उनकी रिमूवल प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। तो इन्हीं दोनों ग्राउंड्स पे आप हाई कोर्ट के जजेस को भी उनकी पोजीशन से हटा सकते हो, समझ में आ गया। फिर आर्टिकल नंबर 218 है जो ये कहता है एक्सप्लिसिटली कि ये जो आपने क्लॉज पढ़े ना 124 के 4 और 5, ये दोनों ये सेम क्लॉज हाई कोर्ट के जजेस पे भी लागू होते हैं, समझ में आ गया। तो ये था। अब देखते हैं किन प्रोसेस क्या है हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनकी पोजीशन से हटाने का। तो सबसे पहला स्टेप तो है इनिशिएशन। तो जजेस की रिमूवल का जो प्रोसेस है ना वो शुरू होता है एक रिमूवल मोशन से, जो कि लोकसभा में 100 मेंबर्स या राज्यसभा में 50 मेंबर्स ने साइन करके अपने स्पीकर या चेयरमैन को दिया हो, तो वो जो रिमूवल प्रोसेस है ना वो शुरू हो सकता है, ठीक है। अगर मोशन जो है आपका एडमिट होता है तो एक 3 मेंबर की कमेटी बिठाई जाती है, और उस कमेटी का काम ये होता है जो भी चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए हैं इन दोनों में से उनको वो करना, इंक्वायरी करना कि ये चार्जेस सही लगाए गए हैं या गलत लगाए गए हैं। और अगर इस कमेटी ने गिल्टी पा लिया कि हाँ भाई ये जो दोनों चार्जेस लगे थे ना ये सही हैं, तो इसके बाद क्या होता है
उस मोशन को हाउस में लाया जाता है और स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना पड़ता है। समझ में आ गया? स्पेशल मेजॉरिटी प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग, और फिर ये मोशन दूसरे हाउस में जाता है, सेम वहाँ भी स्पेशल मेजॉरिटी से आपका पास होगा। दोनों हाउसेस से पास होने के बाद एक एड्रेस जो है प्रेसिडेंट को भेजा जाता है उसी सेशन में, और प्रेसिडेंट फिर उस रिमूवल ऑर्डर को इशू कर देते हैं, उस पर साइन कर देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में ना कहीं भी वर्ड हमारा इम्पीचमेंट नहीं लिखा गया है। ये जो प्रोसेस आपने पढ़ा है ना, ये इम्पीचमेंट प्रोसेस है कि किस तरीके से जजेस को उनकी पोजीशन से इम्पीच किया जाता है, लेकिन कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो वर्ड है ये इम्पीचमेंट नहीं लिखा गया है। ये आपका प्री का क्वेश्चन है, चीज़ ध्यान रखना। अब इसके बाद है हमारे पास नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो रिसेंटली क्या हुआ है आपका, यही नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट 2.0 फ्रेमवर्क जो है ना लॉन्च किया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशंस के द्वारा। ये नाम आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये सिविल मतलब यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, नाउ अब ये है क्या, तो बेसिकली सिविल सर्विसेज को एक बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट फ्यूचर रेडी सिस्टम बनाने के लिए ना गवर्नमेंट ने मिशन कर्मयोगी जो स्टार्ट किया है, समझ में आ गया। और इसी के अंडर आपका कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये बेसिकली क्या करती है, इन्होंने ही नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ये डेवलप किया है ताकि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए एक यूनिफॉर्म और हाई क्वालिटी बेंचमार्क जो है रेडी हो सके। समझ में आ गया। नाउ इधर आ जाओ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि आप क्या करो, जो भी ये सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है ना, इनमें एक मिनिमम स्टैंडर्ड आप फिक्स कर दो कि सभी कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग जो है ना, सभी की परफॉर्मेंस इसी के ऊपर मेजर की जाएगी। समझ में आ गया। इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट को और गवर्नेंस सिस्टम को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए फ्रेमवर्क जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लाया गया है। इसके साथ ही जो आपके सिविल सर्विसेज है, तो सिविल सर्विस ट्रेनिंग के लिए क्लियर और यूनिफॉर्म जो है प्रोसीजर बनाओ ताकि सारे इंस्टीट्यूट्स में वो क्वालिटी और यूनिफॉर्मिटी जो है बनी रहे। ठीक है, अब ये जो 2.0 फ्रेमवर्क है ये क्यों आया है, तो ये बेसिकली आपका क्या करता है, हाइब्रिड एंड एआई ड्रिवन लर्निंग मॉडल्स। तो आप क्या करो, क्लासरूम ट्रेनिंग के साथ ना आप एआई और डिजिटल टूल्स का भी जो है इस्तेमाल करो। इसके साथ साथ आप इंक्लूसिव डिजाइन करो। फ्रेमवर्क हर लेवल के गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए यूजफुल है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो। और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है अडॉप्ट करो आप लोग पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के बीच बैरियर्स वगैरह को कम करने के लिए, और अच्छी प्रैक्टिसेस को शेयर करो, इंप्लीमेंट करो। तो ये इसका फोकस है। अब ये सीबीसी के बारे में समझते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के बारे में। तो इसको स्टैब्लिश किया गया था आपका 2001 में। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस जो इसका मेन एम है ना वो यही है कि आप यूनिफॉर्म और क्रेडिबल अप्रोच बनाओ ताकि सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग जो है ना वो स्ट्रांग हो सके। और ये जो अप्रोच है ना ये कोलैबोरेटिव हो, को शेयरिंग मॉडल पर बेस्ड हो, मतलब सभी स्टेक होल्डर्स, आपके गवर्नमेंट हो गए, अकेडमिक्स हो गए, प्राइवेट सेक्टर हो गए, सिविल सोसाइटी हो गए, उन सब का आप लोग क्या लो, इनपुट लो। समझ में आ गया। और ये जो सीबीसीएस के कंपोजिशन की बात करें तो 3 मेंबर का कमीशन है ये। इसके पास एक इंटरनल सेक्रेटेरिएट होता है जो एक सेक्रेटरी का हेड होता है। फिर मेंबर्स को डाइवर्स बैकग्राउंड से अपॉइंट किया गया है, जैसे प्राइवेट सेक्टर हो गए, अकेडमिया हो गया, आपका पब्लिक सेक्टर हो गया, सिविल सोसाइटी हो गया। और ये आपका एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इसके पास फुल एग्जीक्यूटिव आपके पावर्स हैं। अब ये इसके कुछ फंक्शंस है, ये आप लोग रीड कर लेना, इनसे ना प्री में क्वेश्चन बन सकता है। समझ में आ गया। ये आप लोग एक बार रीड कर लेना। इसके बाद है हमारे पास लास्ट टॉपिक जो कि है बिल्स ऑफ लीडिंग बिल 2025। तो पार्लियामेंट ने ना आपका रिसेंटली ये बिल पास किया है, बिल्स ऑफ लीडिंग बिल 2025। ठीक है, अब ये बिल्स ऑफ लीडिंग होता क्या है, तो ये आपका एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो आपके फ्राइट कैरियर्स होते हैं ना, बेसिकली वो शिप्स जो गुड्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसको इशू किया जाता है उन डॉक्यूमेंट्स को जिससे उन शिप्स को परमिशन मिल सके बेसिकली। तो वो उस चीज़ को लेके बिल जो है पास किया गया। समझ में आ गया। नाउ अब ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है इन डॉक्यूमेंट्स में, ये गुड्स का टाइप, यानी कि जो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं उस शिप में उनका टाइप लिखा होता है, उनकी क्वांटिटी लिखी होती है इन डॉक्यूमेंट्स में, उनकी कंडीशन लिखी होती है, उनकी डेस्टिनेशन लिखी होती है। तो बेसिकली बिल ऑफ लीडिंग जो है ना एक ये लीगल प्रूव होता है कि गुड्स शिपमेंट में हैंड ओवर किए गए हैं। ये ओनरशिप और डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट का भी रिकॉर्ड होता है। और नए बिल शिपिंग सेक्टर में क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये चीज़ें ये लाता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको जो है पास किया गया। दैट इज इट, इतना काफ़ी था आप लोगों के लिए। एक बार इसको रीड कर लेना एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज लवली कमेंट्स। बाकी कोई डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।